दामाद अपनी सास की सेवा नहीं कर सकता? आ गया ससुराल वालों की तीमारदारी करके। इसीलिए मैं लोकल शादी के खिलाफ थी। आए दिन बहू अपने मायके घूमती और साथ में तुम्हें भी अपने पीछे घुमाती। घर में घुसते ही अंबिका जी की कड़क आवाज़ से कृति के पाँव वहीं रुक गए। उसने जल्दी से हेमंत का हाथ जोर से पकड़ लिया। हेमंत ने भी उसके हाथ को पकड़कर उसे तसल्ली दी और कमरे में जाने का इशारा किया। कृति को कमरे में जाते देख अंबिका जी फिर शुरू हो गई। अब कमरे में जाकर पसर मत जाना। कब से भूखी बैठी हूँ, लेकिन यहाँ बहू के होते हुए भी एक कप चाय नसीब नहीं है। सुन हेमंत, बहुत हो गया सासू जी की सेवा। अपने साले रवि से बोले कि कोई इंतज़ाम कर ले। मेरी बहू और बेटा कल से वहाँ नहीं आएंगी। शादी के बाद बहू को अपनी सास को ही माँ मानना चाहिए और मायके से लगाव कम कर देना चाहिए। अरे दिल से मानो तो सास भी तो माँ जैसी होती है। अंबिका जी की बातों को सुनकर हेमंत झुंझला गया और फिर वो गुस्से से बोला, प्लीज़ माँ, कभी तो अपनी तीखी ज़ुबान को शहद खिला दिया करो। जो मुंह में आता है बोल देती हो। मम्मी जी की हालत अब से छुपी नहीं है। रवि को भी अच्छा नहीं लगता यूँ हमें रोज़ बुलाना, लेकिन बात जब माँ के स्वास्थ्य की हो तो कौन बेटा बेटी परेशान नहीं होगा। और आज तो सब रिपोर्ट भी आ गई। मम्मी जी को हेमंत बोलते बोलते रुक गया क्योंकि उसकी आंखों में आंसू बहने लगे थे। अपने आंसुओं को रोककर हेमंत अंबिका जी से बोला, अभी आपने कहा कि सास भी तो माँ जैसी होती है, तो यह सिर्फ बहू के लिए क्यों, क्या दामाद के लिए सास माँ जैसी नहीं हो सकती? बहू सास की सेवा करे तो फर्ज और कर्तव्य की दुहाई दी जाती और दामाद करे तो उसे एहसान का नाम दिया जाता। अब मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कह दी जो तू इतना लेक्चर दे रहा? ना जाने कौन सा जादू किया है समदन ने, जो अब मेरा बेटा मेरा ना रहा। अंबिका जी चिढ़कर बोली, वो बेचारी क्या किसी पर जादू करेंगी जब उनकी ज़िंदगी के कुछ दिन ही बचे हैं। डॉक्टर ने कैंसर बताया, वो भी लास्ट स्टेज। हेमंत बताकर निढाल हो गया। यह खबर सुनते ही अंबिका जी के भी हाथ पैर सुन्न हो गए और वो किंग कर्तव्य मूड होकर हेमंत को देखने लगी और सोचने लगी कि उनकी सोच को क्या हो गया है। जिस बहू के आने का बेसब्री से इंतज़ार किया और खुद से एक वादा किया कि उसे बेटी बनाकर रखेंगी, आज उसी के दर्द को नहीं समझ पाई। तभी उनके मोबाइल पर बेटी राम्या का फ़ोन आया। मम्मी, आ गई तुम्हारी लाडली बहू। सही है, इतना अगर मेरी सास मुझे छूट देती तो मैं तो उनके चरणों पर ही बैठी रहती। कहाँ मिलेगी उसे आपकी जैसी सीधी सास? थोड़ा नकेल खींचकर रखो और भाई को भी समझाओ कि दामाद है वो। यूँ ससुराल वालों के पीछे पीछे घूमना उसे शोभा नहीं देता। वैसे कहाँ है आपकी बहू? आ गई या अभी भी मायके की ड्यूटी कर रही? जब कृति बहू बनकर आई थी तो उसने अंबिका जी का दिल अपने बात व्यवहार से तुरंत जीत लिया। अंबिका जी की हर बात कृति से शुरू होती और कृति पर ही खत्म। राम्या को यह बात नागवार लगी। उसके अंदर जलन शुरू हो गई और साथ ही एक अनचाहा डर कि माँ उसे ही भूल न जाए। इसलिए वो जब मौका पाती अंबिका जी को कृति के खिलाफ करने की कोशिश करने लगी। उसकी यह कोशिश असर दिखाने भी लगी। जब कृति आए दिन अपनी माँ के पास हेमंत के साथ जाने लगी, अंबिका जी परेशान ना हो जाए इसलिए उन्हें हेमंत ने कुछ नहीं बताया। रोज़ रोज़ और कभी भी अचानक मायके जाने से अंबिका जी भी चिढ़ने लगी और वही चिढ़ उनकी जुबान पर आने लगी। बहू के मायके की बात सुन अंबिका जी को होश आया और उन्होंने राम्या से बाद में बात करूंगी कहकर फ़ोन रख दिया। बहू के मन की हालत सोचकर दहल गई। सास है तो क्या, सीने में माँ का दिल भी था। फिर उन्हें जैसे कुछ याद आया और वो लगभग दौड़ते हुए कृति के पास गई।
कृति मुंह पर हाथ रखकर सुबक रही थी। उसकी हालत देख अंबिका जी को अपनी सोच पर ही ग्लानि होने लगी। उन्होंने बहू को आलिंगनबद्ध कर लिया और प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। कृति भी माँ का दामन पाकर जोर जोर से रोने लगी। आग लगे मेरी जुबान को, ना जाने क्या अनाप शनाप बोल दिया। माफ़ कर दे बहू, माना कि मैं थोड़ी खड़ूस हूँ, लेकिन इतनी भी पत्थर दिल और बेरहम नहीं। अंबिका जी पश्चाताप से रोने लगी। अब से तुम यहाँ से निश्चिंत हो जाओ। तुम सिर्फ अपनी माँ की देखभाल करो, बाकी यहाँ सब मैं खुद संभाल लूँगी। तुम उनके साथ समय बिताओ और मैं भी जहाँ तक होगा उन्हें खुश रखने की कोशिश करूँगी। राम्या का फिर फ़ोन आ रहा था। अंबिका जी ने फ़ोन उठाया और राम्या सुधर जा, अभी भी वक्त है। तुम्हारी वजह से मैंने कृति को क्या कुछ नहीं कह दिया। सीख उससे भी ससुराल के साथ मायके के रिश्तों को कैसे प्यार से सहेजते हैं। अगर एक बहू अपने ससुराल की जिम्मेदारी खुशी से पूरी कर सकती है तो दामाद क्यों नहीं। आज के बाद मैं अपनी बहू के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। अपनी आदत सुधार ले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बाद मायका भी न रहे। थैंक यू माँ, मुझे पता था कि आप कृति को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। हेमंत पीछे से आकर अंबिका जी के गले लग गया। अंबिका जी हेमंत और कृति के साथ अपनी समधन से मिलने गई और उन्हें आश्वस्त किया कि रवि और कृति अकेले नहीं है। उनकी यह माँ हमेशा उनके साथ रहेगी। उनकी बातों को सुनकर कृति की मम्मी की आंखों में एक निश्चिंतता आ गई कि उनका दामाद सब संभाल लेगा। ऐसा क्यों होता है कि बहू से उम्मीद की जाती है कि वो अपने ससुराल में भी सभी फर्ज निभाए, लेकिन वही अगर बात दामाद की आती है तो सबका नज़रिया बदल जाता है। क्या दामाद अपनी सास को माँ मानकर उनकी सेवा नहीं कर सकता?